हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आज हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा जो कि धातुओं का संचार। ठीक है, तो संचार जिसे हम कोरोजन कहते हैं, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है संचारण यानी कि कोरोजन। ठीक है, तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको अगर आप खुले में रख दो, जहाँ नमी हो, जहाँ वायु हो, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, नमी और वायु के संपर्क में आ जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और यही प्रक्रिया, ठीक है, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक है हमारा आज का, धातुओं का संचार। ठीक है, सभी धातुएं संचारित नहीं होती हैं। ठीक है, तो किस तरह से उनको बचाया जा सकता है और इसमें होने वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, मतलब कि संचारण में भी आपको सेल जैसी कहानी पढ़ने को मिलेगी, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ी थी। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ी थी। ठीक है, उस तरह की कहानी भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी कहानी? एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता रहा है और इस बार भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा एनोड पर। ठीक है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब भी कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, पर क्या होगा, जंग बनेगी, वहां पर क्या बनेगा, जंग, जिसे हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो अपने उन साथियों तक पहुंचा देना जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि जब कोई धातु, ठीक है, कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी, ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, नमी होती है, जैसे बारिश होता है या ठंड का मौसम होता है या ऐसे ही हल्की फुल्की नमी बन जाती है जहाँ अंधेरा होता है। ठीक है, तो उपस्थित क्या होता है, नमी और वायु। ठीक है, इसकी उपस्थिति में नमी और वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट या क्षय होने लगती है, जिसे हम संचारण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी धातु अपने आसपास की, ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये क्या है, धातु है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा वायुमंडल है। क्या है ये? वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में, ठीक है, तो इसकी कहानी थोड़ी सी इधर पे पढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, ये है मेटल, यानी कि इसी मेटल को हम कहते हैं से धातु। क्या है? धातु। ठीक, और इस धातु के आसपास, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है वायुमंडल। क्या है? ये हमारा है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल कह लो या वातावरण कह लो। इस वातावरण या वायुमंडल में, ठीक है, ठीक, तो वातावरण कह लो, वायुमंडल कह लो, यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहीं पर आपको क्या मिलेगी, कुछ नमी भी होगी। ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कुछ नमी भी होगी। ठीक है, और वायुमंडलीय वायु भी होगी। ठीक है, और इसमें कुछ गैसें जैसे आपकी हो गई, SO2 हो गया आपका, Cl2 हो गया आपका, HCl हो गया आपका, और तो इस तरह से इसमें कुछ गैसें भी होती है। क्या होती हैं? इसमें कुछ हमारी गैसें भी होती हैं। जब ये इसके संपर्क में आती हैं, धातु के संपर्क में, नमी, वायु, गैसें जब ये धातु के संपर्क में आती हैं तो इसको धीरे धीरे नष्ट करने लगती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, धातु को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है, या यूं कह दें क्या करती है, स्लो ईटिंग करती है, मतलब धीरे धीरे धातु को खाने लगती है। ठीक है, क्या करती हैं, धीरे धीरे धातु को क्या करने लगती हैं, खाने लगती हैं। ठीक है, तो जब ये धीरे धीरे खाती हैं तो इसी पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अगर मान लो ये हमारी धातु है, ये धातु अगर आपकी आयरन हुई, क्या हुई, आयरन, ठीक है, या लोहा। ठीक, तो ये जो हमने धातु ली है, ये धातु अगर आपकी लोहा है, क्या है, लोहा है। ठीक है, तो लोहे पर जो ये प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, या रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जंग या रस्टिंग। ठीक है, ये जो हमारा जंग और रस्टिंग होता है लोहे पर, ये हमारा क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का जलयोजित रूप होता है। किसका? फेरिक ऑक्साइड का जलयोजित रूप, यानी कि ये बनता है हमारा Fe2O3.XH2O, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, जंग। ठीक है,
Fe2O3.XH2O। कहानी कैसे होती है, ये बनता कैसे, सब हम पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो इतना समझ आया, धातु के चारों ओर नमी होगी, वायु होगा, ठीक है, कुछ गैसें भी होंगी, ये सब क्या करती है उस धातु पर अटैक बोल देती है, मतलब उसको धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देती हैं या धीरे धीरे खाने लगती हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, ठीक है, या उसका संक्षारण हो जाता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक। जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ दूसरा पदार्थ ऐसा होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। वही कहानी हमको आगे जब हम पढ़ेंगे एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस, तो हमको वहां पर समझ आएगी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको पहले से लिखने का फायदा ये है कि इसको मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ना समझें कि सर जी पहले से ही लिख के रख लेते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा लोहे पर जंग का लगना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोहे पर जंग का लगना, ठीक है। ये भी क्या हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, संक्षारण का। दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं, ठीक है, इस पर कॉपर के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, कॉपर पर इस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की परत का जमना। तो कॉपर पर एक हरे रंग की परत जम जाती है और वही हरे रंग की परत क्या होती है, हमारी जंग कहलाती है, ठीक है। तो हरे रंग की परत क्या कहलाती है, हमारी जंग कहलाती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, और भी हमारे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, देखो कह रहा है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ठीक है। ये क्या है हमारा, यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ये एक क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारा, ठीक है, उसी तरह से ये भी क्या हमारा एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर वायु व नमी की वायु उपस्थिति में अधिकांश धातुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, वायु और नमी की उपस्थिति में अधिकांश धातुओं का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होंगे, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ठीक है। और कह रहा है लोहे पर जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यह है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसका फार्मूला है Fe2O3.XH2। क्या है, Fe2O3.XH2O। यही क्या होती है, यही हमारी जंग होती है, जो कि आपका जलयोजित रूप है किसका, फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, किसका, फेरिक ऑक्साइड का जलयोजित रूप है, ठीक है, इसी को हम जंग कहते हैं। समझ आई कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी, ठीक है, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और नमी भी होती है। इसके अलावा HCl जैसे कहीं मिल गया, SO2 भी मिल गई दो में से, और Cl2 हो गया आपका, H2S हो गया। ये कुछ गैसें होती हैं जो संक्षारण अभिकर्मक हैं। ये क्या है, संक्षारण अभिकर्मक है, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, धातु की सतह पर, और इन अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे कुछ संक्षारण अभिकर्मक हैं। तो धातु की सतह और इन अभिकर्मकों के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये धातु की सतह होगी, बाकी यहाँ पर ये चीजें लिखी होंगी, जैसे आपका SO2 हो गया, HCl हो गया आपका, नमी हो गई आपकी, ठीक है, और Cl2 हो गया आपका। इस तरह की जो गैसें हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या करेंगे, इस पे अटैक बोल देती हैं, यानी कि इस पर क्या करते हैं, अब अभिकर्मक और धातु की सतह के बीच में रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान ही क्या बनता है, रिएक्शन के दौरान ही हमारा जंग बन जाता है। क्या बन जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, यहाँ धातुओं का नष्ट होना शुरू हो जाता है। अब देखो कह रहा है जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है, जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्रोसेस है, कौन सी, ये हमारा विद्युत रासायनिक प्रोसेस है, इसलिए इसका सिद्धांत थोड़ा सा है, मतलब किस तरह से ये बनता है, किस तरह से ये कार्य करता है। तो देखो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, नमी, वायु
अब वायु में जैसे आपका O2 हो गया और CO2 हो गया, ठीक है, ऐसी वायु जिसमें आपका ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो की उपस्थिति में लोहे की अशुद्ध सतह पर एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल की सतह की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो कह रहा है ये हमारा जो होता है इनकी उपस्थिति में, ठीक है, नमी, वायु में ऑक्सीजन हो या CO2 हो की उपस्थिति लोहे की अशुद्ध सतह पर, ठीक है, एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। यानी कि ये हमारी अगर धातु है, इस धातु पर देखो क्या होगा, इस धातु पर अगर आपकी नमी है, क्या है, नमी है और वायु है, और वायु कैसी है, ऐसी वायु है जिसमें O2 हो आपका या CO2 हो आपका, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति इस धातु पर किसकी तरह काम करेगी, इस धातु पर इनकी उपस्थिति काम किसकी तरह करती है, ये एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करती है, ठीक है। अर्थात ये दोनों चीजें अगर इस पे पड़ जाएंगी तो हम कहेंगे ये जो चीजें हैं ये किसकी तरह काम करेंगे, ये काम करेंगे छोटे विद्युत रासायनिक सेल की तरह, ठीक। तो ये छोटे विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करते हैं किस पर, धातु की सतह पर जब ये चीजें जम जाती हैं तो, ठीक है। अब कह रहा है यह संचारण सेल कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा छोटा विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम कर रही है चीजें, इसी छोटे विद्युत रासायनिक सेल को हम क्या कहते हैं, इसी सेल को हम कहते हैं संचारण सेल। यही सेल हमारा क्या कहलाता है, संचारण सेल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यही क्या करता है, धातु का संचारित करता है। इन छोटे संचारण सेलों में शुद्ध लोहा एनोड की तरह काम करता है। तो याद रखना यहाँ पर इस पे जो शुद्ध लोहा होगा क्या होगा, जो हमारा शुद्ध लोहा होगा, शुद्ध लोहा ये किसकी तरह काम करेगा, यही हमारा एनोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और इसी पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। जबकि अशुद्ध लोहा, क्या, अशुद्ध लोहे की सतह कैथोड के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर जब ये अशुद्धि जमी होंगी तो वो क्या होगा, हमारा अशुद्ध लोहा, और वही अशुद्ध लोहा किसकी तरह काम करेगा, हमारा कैथोड की तरह काम करेगा भाई, ठीक है, किसकी तरह, कैथोड की तरह काम करेगा। और कह रहा है और घुली हुई O2 व CO2, अब इसमें देखो O2 भी है और CO2 भी है, ठीक है, ये घुली हुई है नमी युक्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो कह रहा है जो ऑक्सीजन है CO2 ये घुली हुई युक्त नमी, ठीक है, जिसमें हमारी CO2 और ऑक्सीजन घुली हुई है, ऐसी नमी ये किसकी तरह काम करती है, ये नमी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है, ठीक है। जब इस नमी में हमारी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये घुल जाती हैं तो जो नमी बनती है वो नमी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है किसी भी केमिकल सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जैसे गैल्वेनिक सेल में हम H2SO4 ZnSO4 लेते थे और CuSO4 लेते थे, ठीक है, तो वहां पर वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, हमारा CO2 और O2 युक्त नमी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगी, ठीक है, विद्युत अपघटय की तरह काम करने वाली चीज ये है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, एनोड पर क्या होगा और हमारा कैथोड पर क्या होगा, उसकी थोड़ी सी हम लोग, थोड़ी सी नहीं पूरी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एनोड और कैथोड, ठीक है, हमने जाना था कि जो हमारा प्योर आयरन होता है वो एनोड की तरह काम करता है, इम्प्योर आयरन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखूंगा मैं, एनोड ऐसे लिख लेना आप। एनोड क्या होता है, ये हमारा प्योर आयरन होता है, क्या होता है, प्योर आयरन, ठीक। और इसी प्योर आयरन पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इधर लिखेंगे कैथोड, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर आयरन। ये किसकी तरह काम करता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो याद रखना है एनोड प्योर आयरन होता है, कैथोड हमारा क्या होता है, इम्प्योर आयरन होता है। अब देखो एनोड पर क्या होता है, हमेशा से ऑक्सीडेशन होता रहा, इस बार भी हम ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो Fe है हमारे पास, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe एक्वस में, और ये 2+ आयन, यानी कि यहाँ से 2 आयन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं,
और आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या है? इस रिएक्शन में जो हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कैथोडिक एरिया की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कैथोडिक एरिया की ओर। तो कह रहा है एनोड पर, ठीक है, कह रहा है एनोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोडिक एरिया में पहुंचकर H प्लस की उपस्थिति में CO2 को अपचयित कर देते हैं। किसको? सॉरी, O2 को, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिडक्शन। कौन? H प्लस आयन, ठीक है। अब कह रहा है ये H प्लस आयन कहाँ से मिलते हैं? H2CO3 के विघटन से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? H2CO3 का विघटन, मतलब ये पहले डिकम्पोज होता है। अब ये बनता कैसे? ठीक है, डिकम्पोज तब होगा जब पता चलेगा बना कैसे। वायु की CO2 जब नमी से क्रिया करती है, ठीक है, यानी कि वायुमंडल में जो CO2 है वो नमी से जब क्रिया करती है तो H2CO3 बनता है। क्या बनता है? H2CO3। मतलब पहले आपको ये बनाना है, फिर इसका डिकम्पोजिशन करना है, फिर आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? इसका रिडक्शन करेंगे ऑक्सीजन का बाद में। ठीक, तीनों कहानी समझ में आ गई। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमको ये बनाना है। क्या करना है? H2CO3 बना लो। कैसे बनेगा? ठीक है, क्या लिखेंगे? जलीय परत में। ठीक, H2CO3 कैसे बनता है? देखो, वायु की CO2 ले लो। क्या ले लो? वायु की CO2 ले लो प्लस नमी ले लो। नमी हम जानते हैं क्या होता है हमारा? H2O। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ये दोनों मिलकर बना लेंगे, देखो, H2 और CO3 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा H2CO3। ठीक है, क्या बन गया? H2CO3 बन गया। ठीक है, पहले अब ये जो H2CO3 है इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, मतलब ये टूटेगा, तब जाके हमारा क्या मिलेगा? हमें H प्लस आयन मिलेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से आपको क्या करना है? इसका ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब रिएक्शन होती है हमारी कैथोड वाली, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एट कैथोड। और कैथोड पर हमें दो रिएक्शंस देखने को मिलती है। पहले ये ब्रेक डाउन होगा, फिर कहानी क्या होगी? इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए करके लिखेंगे, उसका ब्रेक डाउन कर दो। किसका? H2 और CO3 का। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों भागों में चल जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। कुछ ये चीज हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है, H प्लस और CO3 2 माइनस। अभी जो H प्लस आयन हमको यहाँ से मिले हैं, ये आयंस क्या करते हैं? ये आयंस ऑक्सीजन को अपचयित कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन करेंगे हम। ठीक है, तो बी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अब इनका रिडक्शन करना है। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का। तो वो ऑक्सीजन ले लो पहले, यानी कि हमको यहाँ से क्या मिले हैं? H प्लस आयन मिले हैं, प्लस हम ऑक्सीजन ले लेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो मिले हैं, बस यही तो लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन कैथोडिक एरिया में जाते हैं और H प्लस की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये हमने H प्लस भी ले लिया, इसकी उपस्थिति में O2 को अपचयित कर देते हैं। ठीक है, अभी जो O2 लिखा है इसका रिडक्शन करना है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहुंचकर H प्लस की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होने पर बनेगा क्या? इसका रिडक्शन होने पर देखो क्या बनेगा? क्या यहाँ से, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन कम है बट 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो हम यहाँ ऐसे कर दें, और इसको अगर आप सही से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, क्या करो आप? इसको आधा कर लो। ठीक है, क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, H प्लस आयन की उपस्थिति में, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, तो इसका जो हमारा नेट E0 सेल होता है वो कितना होता है इसका? E0 सॉरी सेल का नहीं, ठीक है, किसका है? इसका जो E0 होगा वो कितना होता है? 1.24 वोल्ट। ठीक, कुछ नहीं होता है, 1.23 वोल्ट। ठीक है, 23 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना होता है हमारा E। ठीक है, इसके लिए E0। ठीक, क्या है? E0।
तो ये कहानी हमको इतनी सी समझ में आ गई है। उधर वाले का था वो तो आपको पता ही होगा, माइनस का 0.44 वोल्ट होता है, ठीक है। इसका ई नॉट, किसका ई नॉट है, Fe2+6 इसमें जा रहा है, ये Fe में जा रहा है, माइनस का 0.44 वोल्ट होता है, ठीक है। ये हमने पहले खूब अच्छे से पढ़ा था, इसके और क्वेश्चन किए थे तब भी आपको पता होगा। ये कहानी आपको इतनी सी समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को हम नाम नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हमारी सेकंड और फर्स्ट वाली हो जाएगी। अब करेंगे क्या, पहली और दूसरी रिएक्शन को या एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को आप ऐड करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे लिख दो आप एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को जोड़ने पर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, उसको उठा के जरा यहाँ ले आओ। क्या है हमारे पास, उधर है हमारे पास Fe, क्या था Fe, ठीक है। Fe ये कन्वर्ट हुआ हमारा किसमें, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। दूसरा है हमारे पास, ये वाली ले लो, क्या है 2H+ प्लस हमारे पास 1/2 O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी है इधर ही, एरो लगाओ, क्या है H2O, ठीक। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारी एनोड वाली है, ये हमारी कैथोड वाली है। देखो दोनों को जोड़ते हैं तो मिलता क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या बचता है, यहाँ कुछ और बच रहा है कटने को, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम जो करते हैं उतारते हैं, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, Fe बचेगा, प्लस ये 2H+ हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2H+ प्लस 1/2 O2 लिखेंगे, इधर एरो लगाएंगे, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, ये बचा हमारे पास Fe2+ प्लस बच गया हमारे पास H2O, क्या बच गया, H2O बच गया, ठीक है। तो ये हमारी सेल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो ई नॉट सेल आता है वो कितना आता है, ई नॉट सेल कितना आएगा, इन दोनों को जब आप देखेंगे, ठीक है, ई सेल बराबर, ठीक है, क्या निकालेंगे, ई कैथोड माइनस एनोड, तो जब इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.67 वोल्ट। ये आपको इतना यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1.67 वोल्ट, ठीक। तो ये तो थी हमारी एनोड पर होने वाली रिएक्शन। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को जब हम जोड़ देते हैं तो ये क्या है, हमारी सेल अभिक्रिया, क्या है, ये हमारी नेट सेल अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, नेट सेल अभिक्रिया, ये हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारा फेरेट आयन है, ठीक है, क्या बना था, फेरस आयन बना था, यानी कि Fe2 बना था, ये फेरस आयन, क्या ये हमारा फेरस आयन। अभी जो फेरस आयन है, ठीक है, इसका दोबारा से ये क्या करता है, ये वायुमंडलीय या जल की परत में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा फिर क्या बना लेता है, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इतना और लिखना चाहेंगे इसमें तो लिख लीजिए, क्या लिख लिए, जो हमारा फेरस आयन बना हुआ है वो वाला, ठीक है, क्या लिखेंगे, फेरस आयन, ठीक है। और वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, या क्या होगा फेरस आयन पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, या तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होगी, या यहाँ पर लिया था हमने जलीय, ठीक है, यानी कि जो पानी में थी, ठीक है, ऑक्सीजन या जलीय परत, ये वही जलीय परत है जिसमें घुला हुआ था हमारा क्या, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है, या तो वायुमंडल वाली ऑक्सीजन होगी या जलीय परत जिसमें हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ था, ठीक है, में उपस्थित, ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा
Fe3+, ठीक है। ये Fe3+ होता है जिसे हम कहते हैं फेरिक आयन, Fe3+, फेरिक आयन, ठीक है, में ऑक्सीकृत हो जाता है, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये किसमें हो जाएगा, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ संयोग करेगा, क्या करेगा, अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी के साथ संयोग करके, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये रहा होता है, ठीक है। क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O बनाता है, बनाता और है, ठीक है। याद रखना है, सेल अपक्रिया हो गई, वो जो उधर बना हुआ है हमारा फेरस ऑक्साइड, फेरस आयरन यानी कि Fe2+, वो क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जलीय परत में उपस्थित, ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा Fe3, ठीक है, में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, Fe3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, और कह रहा है वायुमंडल O2 व नमी के साथ, ठीक है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ ये क्या करता है, अपक्रिया करके जलयोजित फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3.XH2O बना लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है जंग, क्या होता है, रस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह से एक लोहे पर ये प्रक्रिया दिखाई जाती है, ठीक है, जो कि रिएक्शंस यहाँ दिखाई जा रही हैं, ये लोहे के एक रॉड पर या लोहे के एक पट्टी पर किस तरह से दिखाई जाती हैं, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम उनको बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखा था क्या बना था हमारा, फाइनली हमने देखा था कि जलयोजित जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शंस हमारी फाइनली ये वाली होती हैं, ठीक है, कौन सी, पहले सबसे पहले क्या होता है हमारा जो Fe2+ है, ठीक है, Fe2+ प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्लस क्या होगा, नमी, ये तीनों चीजें मिलकर पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाती है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, बचता है हमारे पास H+ आयन, क्या बचता है, ये H+ आयन हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा Fe2O3 बना यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो बना हुआ है, ये फेरिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करता है किससे, वायुमंडलीय नमी से, ठीक है, किससे, वायुमंडलीय नमी से। यहाँ पर X लिखा हुआ मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होता है, ठीक है, मतलब बाथरूम की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर साफ दिखाई नहीं जाती, ठीक है। तो ये जो Fe2O3 है, ये रिएक्ट करता है किससे, नमी से, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है, देखो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या है ये, हाइड्रेटेड यानी कि जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, क्या बनता है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक और ऑक्साइड, ये हमारा होता है फाइनल, ठीक है। तो बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। प्रक्रिया हमारी ये है, ठीक है, अभी हमने लिखा था। अब देखो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है किस तरह से ये बनता है, वो यहाँ पर आपको एक डायग्राम जैसे बना रखा है, ठीक है, इसको आप बनाना नहीं, मतलब समझ लेना कि हाँ ये प्रक्रिया किस तरह से हमारी, हाँ तो हमने सीख लिया है। अभी हमने लिखा था यहाँ पर कि जलयोजित फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है कौन, हमारा Fe3+ आयंस, ठीक है। तो Fe3+ आयंस क्या हो जाता है, जलयोजित आयंस में
ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखो ये हमारे पास Fe2+ आयन दे रखा है, ये क्या करेगा अपने आयंस पहले लूज करेगा, मतलब इसका फेरिक से क्या बनेगा, फेरस बनेगा, ठीक है। ये Fe2+ से Fe3 में जाएगा, उसके बाद इसका क्या होगा, जलयोजन होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास Fe2+ आयन से, ठीक है, जो कि हमें पहले से दे रखा होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या बनता है, एनोड पर जो रिएक्शन होती है हमारी वो वाली। उसके बाद ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है, ये क्या है हमारी नमी, ये दोनों रिएक्ट करते हैं इससे, रिएक्ट करने के बाद बनता है हमारा Fe2O3, क्या बनता है Fe2O3। और इस दौरान कुछ जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, H+ आयन से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कितने हैं देखो, 8H+ यहाँ से बाहर निकल गए, 4 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, ये 8 हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ से जो हमें 4 ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है, O2-, ठीक है, वो क्या करेंगे, इससे रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है भाई। 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 Fe है, सॉरी 4 Fe यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गए, वो 8 इलेक्ट्रॉन ये 8 हाइड्रोजन अपने देकर ऑक्सीजन को चले जाते हैं और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास पहुंच जाता है। तो ये Fe उन 8 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और बना देता है Fe2O3, क्या बनाता है Fe2O3, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 Fe है और एक Fe पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 4 पे कितने कम हो जाएंगे, 8। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 Fe लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो केवल आपका Fe2O3 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, केवल Fe2O3 बनेगा। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे हमें, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन, ये 8 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, ठीक है। वो दोनों, एक ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने इसके पास चले जाएंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चले जाएंगे और इससे मिल जाएंगे और बना क्या लेंगे, Fe2O3 बना लेते हैं, ठीक, इतना समझ आया। अब देखो जो Fe2O3 बनता है, ठीक है, क्या बनता है हमारे पास Fe2O3 बनता है, ये वायुमंडलीय नमी से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, वायुमंडलीय नमी से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो वाटर बनता है हमारा, ये जो हमारे H+ आयंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं H+ आयंस, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर। और यही वाटर क्या करता है, Fe2O3 से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 और XH2O, इसी को हम कहते हैं जल योजित, क्या कहते हैं, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और यही जो हमारा जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यही हमारा जंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर एक सपोज दैट, ठीक है, ये जो ड्रॉप है ये किस पर है, आयरन पे है, ठीक है, किस पर है, ये ड्रॉप हमारी आयरन पे जमी हुई है, ठीक है, मान लो किस पर है, आयरन पे है, ठीक है। ये क्या हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो कि आयरन पे इस तरह से आयरन की सतह पे पड़ी हुई है, ठीक है। कहानी क्या होती है इसमें, देखो जब ये आयरन की सतह पर पड़ी होती है, तो हमने अभी पढ़ा था कि एक रिएक्शन हमारी एनोड पर होती है और एक रिएक्शन हमारी कैथोड पर होती है। एनोड पर होने वाली रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे वाला जो Fe+ बनेगा, ये कहाँ चले जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ये Fe2+ हमारा चला जाता है। बचे क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि Fe ने इलेक्ट्रॉन त्याग दी और Fe+ की फॉर्म में वाटर के अंदर पहुंच गया, ठीक। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन Fe+ त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन आपके H+ आयंस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है इसके साथ, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो त्यागे थे ये, और ये H+ आयन, H+ आयन हमको कहाँ से मिलते हैं, H2CO3 से, ठीक है, उसका जब विघटन होता है तब हमें मिलते हैं H+ आयन, ठीक है, किससे, H2 और CO3, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है 2H+ और CO3 2-। तो ये वाले जो H+ आयंस होते हैं ये हमको इस वाले रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ये H+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 हाइड्रोजन बना लेंगे और एक ऑक्सीजन है तो बन जाएगा H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैथोडिक एरिया में क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन इनके संयोग से। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास दिखाई दे रही है ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, और प्लस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये H+ आयन क्या कर रहा है, H+ आयन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलकर आपस में क्या बना रही है, ये दोनों चीजें बना रही है वाटर, क्या बना रही है, वाटर बना रही है, ठीक है।
अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं हमारे H प्लस आयन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट से हमें क्या मिल जाता है, H प्लस आयन मिल जाता है। बाकी देखो बाहर से फर्दर ये वायु है यानी कि ऑक्सीजन है। अब देखो ये ऑक्सीजन और ये Fe2 प्लस आयन क्या है, Fe2 प्लस आयन, ठीक है, और हमारा क्या है, वाटर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती है, Fe2 और Fe2O3.XH2 क्या बनाती हैं, Fe2O3.XH2, ठीक है। ये चीजें हमारी यहाँ पर बन जाती है। मतलब क्या क्या मिलता है, देखो Fe मिलता है हमको यहाँ से, ऑक्सीजन भी मिलता है हमको, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें इकट्ठी होकर ये वाली ये चीजें, ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है, ये बना देती है जंग। इसको क्या कहते हैं हम, जंग। और ये हमारा क्या है, आयरन, ठीक है। तो इस तरह से इस आयरन पे ये जंग बन जाती है, ठीक है। जंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब बात आती है कि जंग बन गई, इस जंग से हम इस धातु को कैसे बचाएं, ठीक है। तो कुछ बचाने के तरीके भी होते हैं कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। सपोज दैट ये लोहे का रॉड है मेरे पास, इसको अगर मैं कहीं रख दूंगा कुछ समय के लिए, तो 1-2 महीने में देखता हूँ कि इस पर हल्की सी जंग लग जाती है। क्या लग जाता है, हल्की सी जंग लग जाती है। अब मैं इसको उस जंग से बचाना चाहता हूं, ठीक है। तो कौन सी तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जंग लगने से रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि संक्षारण के रोकथाम के उपाय, ठीक है, संक्षारण के रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है संक्षारण की रोकथाम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण की रोकथाम का सबसे पहला तरीका है कि अवरोध रक्षण, अवरोध रक्षण, ठीक है। ये क्या होते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। इनमें क्या होता है, धातुओं को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरलतम एवं उपयुक्त विधि है, ठीक है। तो ये सबसे सरल है और सबसे कारगर विधि है, कौन सी, हमारी अवरोध संक्षारण, ठीक है, अवरोध रक्षण। इसमें होता क्या है, इसमें धातुओं की सतह को, ठीक है, इसको, इसमें धातुओं की सतह को वातावरण के संपर्क में आने से रोका जाता है। मतलब ये मेरी जो धातु है ये डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में ना आए, ठीक है, वायुमंडल के कांटेक्ट में ना आए, वरना इस पे गैसें और नमी और अगर एसिडिक नेचर होगा तो वो सब इस पे क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये सीधे जो है वायुमंडल के संपर्क में नहीं आए, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की जा सकती हैं। कौन कौन सी विधियां, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इस पर धातु की सतह पर क्या कर सकता हूं, पेंट कर सकता हूं, ठीक है। आप इसको रंग दीजिए, कलर कर दीजिए, ठीक है। तो लोहे की जो भी चीजें होती हैं हम देखते हैं मोस्टली उनको कलर कर दिया जाता है, यानी कि उनको रंग दिया जाता है, ठीक है, उन पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली हमारी विधि हो जाएगी, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। साइकिल हो, ट्रक, बस, जितनी भी चीजें होती है सबको पहले रंगा ही जाता है, जिससे कि उन पर संक्षारण ना हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो धातु की सतह पर तेल लगा दो या ग्रीस का लेपन कर दो, ठीक है। क्या कर दो, आप तेल लगा दो या उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दो, ठीक है, तब भी वो क्या होगी, बची रहेगी, किससे, संक्षारण से। अगला देखो धातु की सतह पर असंक्षारणीय धातुओं का लेपन द्वारा, असंक्षारणीय धातुएं कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिन पर संक्षारण का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका निकल हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, आपका टिन हो गया, जिंक हो गया, इन धातुओं पर संक्षारण का कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, ये संक्षारण को नहीं मानती है, यानी कि बहुत कम कोर्सिव होती है। जैसे आपका निकल हो गया, निकल की परत चढ़ा दो आप, ठीक है। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम की परत चढ़ा दो आप। जिंक हो गया, जिंक की परत चढ़ा दो आप। इनमें से किसी भी धातु की परत को अगर आप चढ़ा देते हैं तो समझ लो वो कैसी असंक्षारणीय धातु है, ठीक है, उसका हमने लेपन कर दिया। अब जैसे मान लो इसको हमें संक्षारण से बचाना है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्या करूं, जिंक की या निकल की या क्रोमियम की एक पतली परत चढ़ा दूं, तो धातु मेरी जो है ये संक्षारित नहीं होगी, पहले ये खराब होगी उसके बाद धातु खराब होगी, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी धातु है, असंक्षारणीय धातु, मतलब इनका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनकी आप परत चढ़ा देंगे तो धातु आपकी जो है वो जल्दी से खराब नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद 2 विधियां और हैं इसकी, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। अब एक और है हमारे पास, ठीक है, ये विधि है जिसे हम बलिदानी रक्षण कहते हैं। बलिदानी रक्षण में क्या होता है, कोई एक धातु क्या करती है, अपना बलिदान देती है किसी दूसरे धातु की रक्षा करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें कोई हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, जैसे मान लो आयरन है, क्या है, आयरन है। अगर आयरन को हमें क्या करना है, संक्षारण से बचाना है, किससे बचाना है,
संक्षारण से बचाना है, तो उसको बचाने की ये हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, बलिदानी रक्षण कहते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, आयरन का टुकड़ा है। क्या है, ये हमारे पास है आयरन का। ठीक है, यानी कि लोहा है। अब इस लोहे पर धीरे धीरे जंग लगती रहती है, हम जानते हैं इस तरह से बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब करना क्या है, बलिदानी रक्षण में क्या होता है, इसके ऊपर हम किसी एक मेटल की, ठीक है, किसी दूसरी मेटल की इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, वो जो मेटल होगी वो इसकी तुलना में कैसी होगी, मोर रिएक्टिव होगी। ठीक है, कैसी होगी, अधिक रिएक्टिव होगी। ठीक है, जैसे अगर हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सक्रियता श्रेणी में हम पाते हैं कि ऊपर हमारा क्या आता है, इस तरह से हम पढ़ते हैं, यहां पर हमारा आता है क्या यहां से बनाते हैं CA कुछ इस तरह से होती है हमारी रिएक्टिव, ठीक है, सीरीज, यानी कि Fe जो है हमारा वो Zn से नीचे आ रहा है, Al से नीचे आ रहा है, Mg से नीचे आ रहा है, Ca से नीचे आ रहा है और Na से नीचे आ रहा है। ये रहा हमारा Fe। ठीक है, इसको हमें किससे बचाना है, संक्षारण से बचाना है। ठीक है, Fe को हमें किससे बचाना है, संक्षारण से बचाना है। बलिदानी रक्षण में क्या होता है इसमें, ठीक है, अगर Zn होता है इसके ऊपर हम इनमें से कोई भी कोटिंग कर देते, तो Fe के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जो कि क्या है, हमारा अधिक रिएक्टिव है। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास लोहा है, इस लोहे के ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक को पहले किसी पात्र में हम क्या करेंगे, पतला कर लेंगे। ठीक है, उस पात्र में हम क्या करेंगे, ये जो लोहे की रॉड है इसको हम उसमें डिप कर देंगे, उस पर क्या होगी, एक पतली सी परत चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस पर एक पतली सी जो परत चढ़ेगी ये वाली, ये किसकी होगी, ये होगी हमारी Zn की। किसकी होगी, Zn की। हम जानते हैं Zn क्या है, Fe से मोर रिएक्टिव है। कैसा है, Fe से अधिक रिएक्टिव है, यानी कि अधिक क्रियाशील है। तो जब भी बात आएगी इसके संक्षारण की, संक्षारण मतलब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो इससे पहले क्या करेगा, ये जो Zn है ये हमारा अधिक रिएक्टिव है, तो Zn ही क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा। ठीक है, क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा। और जब तक इसके ऊपर, ठीक है, जब तक इसके ऊपर जिंक की परत यानी कि अधिक रिएक्टिव मेटल की परत जब तक इसके ऊपर बनी रहेगी, तब तक ये हमारा जो आयरन है, मेटल है, ये सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बलिदानी रक्षण कहते हैं। इसमें एक धातु दूसरे धातु को बचाने के लिए अपना बलिदान करती है। ठीक है, या बलिदान देती है, तो यही प्रक्रिया है हमारी बलिदानी रक्षण की। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, कह रहा संक्षारण से बचाने के लिए इस प्रक्रम में कम सक्रिय धातु की सतह पर, ठीक है, अधिक सक्रिय धातु का लेपन किया जाता है। ठीक है, तो Fe हमारा क्या है, कम सक्रिय धातु है, और Zn क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, इसलिए हम कम सक्रिय धातु के ऊपर अधिक सक्रिय धातु का एक लेपन कर देते हैं, उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जिससे अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु की तुलना में शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनित अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी तुलना में जल्दी से Zn अपने इलेक्ट्रॉन फटाफट त्यागता है, और Zn2+ अवस्था में क्या करता है, आयनित होता रहता है। ठीक, फिर कह रहा है और जब तक अधिक सक्रिय धातु की परत बनी रहती है, ठीक है, कम सक्रिय धातु सुरक्षित रहती है, जब तक ये परत बनी रहेगी। ठीक है, ऊपर वाली, ठीक है, अधिक सक्रिय धातु की जब तक परत बनी रहेगी, ये कम सक्रिय धातु है, तब तक ये सुरक्षित रहेगी। ठीक है, और कह रहा है यह प्रक्रम बलिदानी रक्षण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सैक्रिफिशियल, ठीक है, क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। अब देखो इसमें जैसे अभी हमने बात की थी, Fe के ऊपर हम क्या करते हैं, एक Zn की पतली परत चढ़ा देते हैं, और इसी प्रक्रिया को, ठीक है, यही वाला जो हमारा प्रक्रम है, यही वाली जो प्रक्रिया है, इसी को आपने पढ़ा होगा यशद लेपन। क्या कहते हैं, इसी को हम यशद लेपन कहते हैं, या गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, यशद लेपन, या इसी को हम कहते हैं गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण, तो याद रखना, अगर गैल्वनीकरण की बात कर ले तब भी आपको बताना क्या है, यही बताना है कि लोहे की धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु
Zn की पतली परत को लोहे की धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाता है या लोहे की सतह के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा लोहा है वो संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, यशद लेपन। ठीक है, जिसमें जिंक की पतली परत को दूसरी कम सक्रिय धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि Zn से नीचे आने वाली कोई भी धातु उसके ऊपर हम उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, Fe के ऊपर जिंक चढ़ा दो, या इसके ऊपर एल्यूमिनियम चढ़ा दो, या इसके ऊपर मैग्नीशियम चढ़ा दो। ठीक है, मैग्नीशियम चढ़ा दो। तो ये था हमारा संक्षारण से रोकने के कुछ उपाय। ठीक है, जिसमें हमने कुछ अच्छे से उपाय पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमारा क्या था, बैरियर प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवरोध रक्षण कहते हैं। ठीक है, अवरोध रक्षण, उसमें हमने धातु को पेंट किया था। ठीक है, या धातु पे तेल लगा दिया था, ग्रीस लगा दिया था धातुओं के ऊपर। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले। और दूसरा हमारा क्या है, बलिदानी रक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से हम धातुओं को बचा सकते हैं संक्षारित होने से। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे। और अगर आपने देखा होगा जो पाइप पड़े होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जो पाइप पड़े होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर पाइप दबे होते हैं, ठीक है, जिनमें पानी चलता रहता है, इन पर भी जंग लगती है। ठीक है, तो इनको जंग लगने से इनको किसी एक ऐसी मेटल से, ठीक है, इस एक सक्रिय मेटल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वाटर को, तो ये धातु क्या करेगी, अधिक सक्रिय है, तो ये धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगी, फटाक से इस आयरन को दे देगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो संक्षारण है वो नहीं होता है, इसमें भी यही प्रक्रिया हमारी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए हमारे साथ, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए चैनल को, और वीडियो अपने साथियों को शेयर कीजिए। ठीक है।